वालेकुम एंड गुड इवनिंग, होप सो यू विल बी फाइन। शिजात बाकी लोगों को जल्दी से बोलें ऑनलाइन हो जाएं।
हाँ इंशाल्लाह सुबह। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक। आवाज़ आ रही है मुझे? ओके, लास्ट क्लास में हमने एक टेस्ट कंडक्ट किया था, क्विज था, दैट वाज अबाउट क्रोनिक एंड एक्यूट रीनल फेलियर के बारे में। आज हम थोड़ा सा इसको एक्यूट और क्रोनिक रीनल फेलियर को डिस्कस कर लेते हैं कि उसमें क्वेश्चन किस तरह के थे। ठीक है, वालेकुम अस्सलाम मुबीन, होप सो यू विल बी फाइन। अच्छा, एक सिंपल क्वेश्चन ये आप लोगों से हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन पहले ये है कि कार्डियक आउटपुट होती है, ये क्या होती है, और किडनी को कितना कार्डियक आउटपुट रिक्वायर्ड होता है? कैन एनीबॉडी knows about that? First thing is कि what is cardiac output, and second question is कि how much blood is required to maintain GFR? Okay, एक शॉर्ट सा रिव्यू लेंगे। हाँ ओके, ठीक है। तो वी कैन से कि जब नॉर्मल किडनी को कार्डियक आउटपुट रिक्वायर्ड होती है दैट इज 22 से लेके या 20 से लेके 25% ऑफ टोटल कार्डियक आउटपुट, जो कि अराउंड अबाउट 1100 ml बनती है। 1100 ml पर मिनट, कैन यू इमेजिन? और 750 से 900 ml। ओके ओके ओके, ठीक है। हाँ बेटा, ये 1100 ml बन रही होती है 22 से, ये 20 से लेके 25%, ठीक है। राउंड अबाउट 900 ना 1100 कर ले, 1100 ml पर मिनट। कैन यू इमेजिन कि एक मिनट के अंदर किडनी को 1100 ml ब्लड जा रहा होता है सिर्फ जीएफआर को मेंटेन करने के लिए। अगर आप वो क्वेश्चन देखिएगा ना जिसमें सिनेरियो बेस दिए हुए हैं, तो उसमें यही चीज़ें पूछी हुई है कि अगर किडनी को ब्लड सप्लाई रिड्यूस हो जाता है, जीएफआर रिड्यूस हो जाती है, तो उसमें से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो बढ़ते जाती हैं, राइट। अगर वेस्ट प्रोडक्ट्स बढ़ेंगे तो कौन सी कंडीशन को लीड कर रहे होते हैं? इस तरह के क्वेश्चन थे, दैट वाज सिनेरियो बेस्ड, राइट। सॉरी। और दूसरा क्वेश्चन, जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उसमें इंपॉर्टेंटली कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जो किडनी फिजियोलॉजिकली फिल्टर करती है? ओके, यूरेनिया होता है, वेस्ट प्रोडक्ट्स। ओके वेल मरियम, थैंक यू। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन बेटा ये है कि कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो फिजियोलॉजिकली किडनी फिल्टर करती है और उनको रीअब्जॉर्ब भी कर रही होती है, जिसके अंदर मेनली सोडियम और पोटाशियम थे, और सोडियम और पोटाशियम के रिलेटेड एमसीक्यूज था। अब रहा सिस्टम आपने मल्टीपल टाइम्स डिस्कस किया हम लोगों ने। ये रहा सिस्टम होता है, ये सोडियम को रिटेन करवाता है, ये पोटाशियम को एलिमिनेट करवाता है, और मैंने आपको बताया था 80 to 90% पोटाशियम एलिमिनेट होती है, सोडियम एंड पोटाशियम डेफिनेटली यस। ओके, दूसरा क्वेश्चन बेटा ये, अमाउंट ऑफ ब्लड इंजेक्टेड इन द वेंट्रिकल इन 1 मिनट इज फॉर। ओके वेल आल्फा, थैंक यू बेटा, एग्जैक्टली यू आर राइट। ओके, दूसरी कंडीशन ये है कि बेटा आपको पता है जो किडनी है एंडोक्राइनिक इन नेचर है। फॉर एग्जांपल इसमें एक एंडोक्राइनिक इन नेचर का क्वेश्चन था जिसमें रहा सिस्टम रीनल एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम के बारे में लिखा हुआ था। ये ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम को रेगुलेट करता है। इसके अलावा एरिथ्रोपोएटिन के बारे में डिस्कस किया हुआ था। एरिथ्रोपोएटिन आप लोगों ने क्वेश्चन पूछा था कि एरिथ्रोपोएटिन क्या करता है, आप लोगों ने पूछा था आई थिंक ना। एरिथ्रोपोएटिन फ्लोरिप्टेंट स्टेम सेल के ऊपर जाके एक्ट करता है, वहां से आरबीसीज को रिलीज करवाता है, प्री एरिथ्रोब्लास्ट नहीं कर रहे होते हैं प्रीमेच्योर फॉर्म के अंदर। इस तरह के क्वेश्चन थे, दैट वाज वेरी इजी। आप लोगों को सिंपल वो नहीं पता था, है ना। ओके, ये सर्टेन फंक्शन से किडनी के, अगर आपने ये स्लाइड्स पढ़ी होती तो मेरा ख्याल है कि आप लोगों को प्लीज दैट वाज वेरी इजी। क्योंकि यूरिन फॉर्मेशन की हम बात करें, नेफ्रॉन 3 प्रोसेस हो रहे होते हैं। वन वाज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सेक्रेशन।
ये 3 प्रोसेस होते हैं जो किडनी के अंदर मेंटेन हो रहे होते हैं। ओके, अगर हम नेफ्रॉन की बात करते हैं, मेनली किडनी के बारे में अगर हम बात करें तो नेफ्रॉन की अगर हम बात करते हैं तो नेफ्रॉन क्या है बेसिकली फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी है और इसके अंदर वेस्कुलर कंपार्टमेंट्स होती हैं जो कि सर्कुलेटरी सिस्टम को कनेक्ट करती हैं और ट्यूबुलर कंपोनेंट्स होती हैं जिनके अंदर सर्कुलेटरी एज वेल एज इलिमिनेशन फंक्शन होता है। अब नेफ्रॉन ने क्या करना होता है बेसिकली है क्या फंक्शनल यूनिट है। अब ये ट्यूबुलर इसका जो पोर्शन होता है उसके अंदर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बन रहा होता है जिसको हम यूरन कहते हैं कि फिल्ट्रेट बन रहा है। अब ये फिल्ट्रेट जैसे ही बनता है वहाँ पे फैसिलिटेटेड रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सब्सटेंसेस हो रही होती है और ये जो रीअब्जॉर्प्शन हो रही होती है ये बेसिकली ट्यूबुलर फ्लूइड होता है जिससे रीअब्जॉर्प्शन हो रही होती है प्री ट्यूबुलर कैपिलरीज के अंदर और कुछ प्री ट्यूबुलर कैपिलरीज से ही सब्सटेंसेस इलिमिनेट हो रहे होते हैं जो कि यूरन बन रहा होता है। ओके वेल मार्किंग। ओके, तो ग्लोमेरुलाई की अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली ग्लोमेरुलाई क्या है। हमने कहा था कि टेफ्ट ऑफ कैपिलरीज होती हैं। अब टेफ्ट ऑफ कैपिलरीज होती हैं तो इसके बाहर एक वॉल पड़ी होती है या थिन वॉल्ड कैप्सूल होता है जिसको हम बोमेन कैप्सूल का नाम देते हैं। अब अगर आप इस डायग्राम को देखिएगा, ये वाले जो डायग्राम की सर्कुलेटरी रीनल ब्लड फ्लो की डायग्राम है, इसमें देखिएगा कि जो ग्लोमेरुलाई है, ग्लोमेरुलाई बेसिकली ये ग्लोमेरुलस है और इसके बाहर बोमेन कैप्सूल दिखाई दिया हुआ है। अब ग्लोमेरुलाई क्या है, ये ग्लोमेरुलस क्या है कि टेफ्ट ऑफ कैपिलरीज है और इसके अंदर डबल इसके बाहर डबल वॉल्व कैप्सूल है दैट इज नोन एज बोमेन कैप्सूल। ओके, तो blood flow glomerular capillaries from afferent arterioles and flow of the glomerular capillaries। अब ये देखिएगा कि रीनल आर्टरी है, इंटरलुबार आर्टरीज है, देन इंटरलिब्यूलर आर्टरीज बनती हैं, देन एफरेंट आर्टरियोल्स। अगर हम एफरेंट आर्टरियोल्स की बात करते हैं तो एफरेंट आर्टरियोल्स क्या करते हैं बेसिकली blood flows into the glomerular capillaries from efferent arterioles and flow out of the glomerular capillaries और ये ग्लोमेरुलर कैपिलरी से पास आउट होकर एफरेंट कैपिलरीज तक जाता है। और एफरेंट आर्टरियोल्स या एफरेंट कैपिलरीज या एफरेंट आर्टरियोल्स जो होती हैं विच लीड्स into the pretubular capillaries and fluid and particles from the blood are filtered through the capillary membrane into fluid filled space into the Bowman capsule जिसको हम बोमेन स्पेस भी कहा जाता है कि बोमेन कैप्सूल के अंदर बोमेन स्पेस होती है। और टेस्ट के नंबर अदीला बेटा मैं ग्रुप में ना शेयर कर दूँ टेस्ट रिजल्ट बना के व्हाट यू से। बहुत बुरे हाल है, एक के बस 9 या 10 है, 10 से बाकी सबके कम है, किसी के 4 हैं, किसी के 5 है, किसी के 6 हैं, हाईएस्ट 10 है या 9 है, आई थिंक 8 9 हाईएस्ट हैं, बाकी सारे के 5.5 हैं या 6 हैं या 7 हैं, 3 हैं, 4 हैं, इस तरह के हैं। ठीक है, ओके मैं शेयर करूँगा, डोंट वरी। ओके जस्ट वेट अ मिनट।
ओके, वेलकम बैक। अच्छा मैडम, अगर मैं ऐसे आपको आंसर बताऊंगा आपको समझ नहीं आएगी। हाँ, हम बात कर रहे थे ग्लोमेरुलाई की, बोमेन कैप्सूल की बात की है, उसके बाद हमने बोमेन स्पेस के बारे में डिस्कस किया है। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपके क्वेश्चन में थी या आपके क्विज में थी, उसमें ये था कि ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन। अब जो ग्लोमेरुलर कैपिलरी मेम्ब्रेन है ना, उसकी 3 लेयर्स होती हैं। पहली लेयर कैप्री एंडोथेलियल लेयर्स के नाम से याद की जाती है। सेकंड वन इज बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड थर्ड वन इज कॉल्ड कैप्सुलर एंडोथेलियल, सॉरी कैप्सुलर एपिथेलियल लेयर होती है, या सिंगल सेल्ड कैप्सुलर एपिथेलियम के नाम से भी याद की जाती है। 3 लेयर्स होती हैं। वन इज कैपिलरी एंडोथेलियल लेयर, उसके बाद बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, और थर्ड पे सिंगल सेल्ड कैप्सुलर एपिथेलियल लेयर होती है। ये 3 लेयर्स प्रेजेंट होती है। कहाँ पे होती है? ग्लोमेरुलाई के अंदर प्रेजेंट होती हैं। अब ये बात इंपॉर्टेंट इसमें ये है कि जो एंडोथेलियल लेयर्स होती है, जो कि ग्लोमेरुलाई के अंडरलाई करती है, और ये क्या करती है बेसिकली कि दैट इंटरफेयर्स विद द ब्लड एज मूव थ्रू द कैपिलरीज। अब जैसे ही ब्लड मूव करेगा तो इसने ब्लड को फिल्टर करना होता है, और इसके अंदर स्मॉल स्मॉल परफोरेशंस होती हैं जिनको फिनिस्ट्री कहा जाता है या फिनिस्ट्रेशन कहा जाता है। स्मॉल स्मॉल प्रोजेक्शंस होती हैं, ये परफोरेशंस होती हैं, स्मॉल स्मॉल होल्स होते हैं, इनको फिनिस्ट्री भी कहा जाता है या फिनिस्ट्रेशन भी कहा जाता है। ये दोनों टर्मिनोलॉजी बुक के अंदर लिखी हुई हैं, ठीक है। फिनिस्ट्रेशन या फिनिस्ट्री, अगेन बता रहा हूँ बेटा कि जो एंडोथेलियल लेयर्स होती है दैट लाइंस द ग्लोमेरुलस, और इसने क्या करना होता है बेसिकली इंटरफेयर्स द विद द ब्लड एज मूव्स थ्रू द कैपिलरी। अब इसके अंदर स्मॉल स्मॉल परफोरेशंस होती हैं जिनको फिनिस्ट्री कहा जाता है या फिनिस्ट्रेशन भी कहा जाता है। अब जो एपिथेलियल लेयर होती है, एपिथेलियल लेयर ने क्या करना होता है? ग्लोमेरुलाई को कवर किया होता है, और इसके अंदर एपिथेलियल लाइनिंग्स होती हैं जो कि ओपन हो रही होती है बोमेन कैप्सूल के अंदर। और एपिथेलियल सेल जो होते हैं, ये एपिथेलियल लेयर के अंदर जो सेल्स होते हैं उनको कहा जाता है ऑक्टोपस लाइक स्ट्रक्चर्स, जो कि एक एक्सटेंशन प्रोवाइड कर रही होती हैं, और उस एक्सटेंशन का नाम फूड प्रोसेस है। अब 2 चीज़ें मैंने बताई हैं बेटा कि जो एंडोथेलियल लाइनिंग्स होती हैं वहाँ पे परफोरेशंस होती हैं जिनको फिनिस्ट्री या फिनिस्ट्रेशन कहा जाता है, राइट। दूसरा मैंने ये बताया कि जो एपिथेलियल लेयर होती है ना, उसने ग्लोमेरुलस को कवर किया होता है, और उसके अंदर ऑक्टोपस लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनको एक्सटेंशंस का नाम दिया जाता है, और वो एक्सटेंशंस आर नोन एज फूड प्रोसेस। अब ये 2 इंपॉर्टेंट काम याद रखिएगा इनके। वन वाज फिनिस्ट्रेशन या फिनिस्ट्री एंड सेकंड वन इज फूड प्रोसेस। ये नॉर्मली 2 प्रोसेस कैरी आउट हो रहे होते हैं। अब ये जो फूड प्रोसेस होता है बेसिकली ये थ्रू पोडोसाइट्स हो रहा होता है। पोडोसाइट्स क्या होते हैं कि ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर इम्बेडेड होते हैं। अब जैसे ही ब्लड आता है तो ये फूड प्रोसेस क्या करते हैं, वो जो पोर्स होते हैं, ये जो फिनिस्ट्री होते हैं, उनको स्प्लिट्स कर देते हैं। ये स्लिट्स बनाना शुरू कर देते हैं, स्लिट्स बनाना शुरू कर देते हैं, या दैट प्रोसेस इज आल्सो नोन एज स्प्लिट प्रोसेस। अब वो स्लिट प्रोसेस से जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट होता है वो पास आउट होता है। गॉट इट? तो पहले फिनिस्ट्रेशन परफोरेशन होती है, उसके बाद फूड प्रोसेस होता है, और जैसे ही फूड प्रोसेस के अंदर ब्लड आता है तो वहाँ पे स्लिट्स पोर्स बनना शुरू हो जाते हैं। जैसे स्लिट पोर्स बनेंगे तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट उसमें से पास आउट होता है। इसके अलावा जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है दैट कंसिस्ट ऑफ होमोजीनियस एसेलुलर मेशवर्क ऑफ कोलेजन फाइबर्स। इसके अलावा उसमें वहाँ पे ग्लाइकोप्रोटीन्स पड़ी होती हैं, म्यूकोपॉलीसेकाराइड्स पड़ी होती हैं। अब जैसे ही कोई ग्लाइकोप्रोटीन्स आ रही हैं, प्रोटीन एक दूसरे को रिपेल कर रही होती हैं, इसलिए जो एल्ब्यूमिन है या अदर प्रोटीन्स हैं वो यूरिन के अंदर पास आउट नहीं होती, क्योंकि वो पोर में से पास आउट नहीं होती। सेकेंडली दीज प्रोटीन्स आर रिपेल्ड बाई दीज प्रोटीन्स। इसके अलावा ये जो ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं ये नॉर्मली एल्ब्यूमिन प्रोटीन्स को या सर्टेन अदर सर्कुलेटिंग प्रोटीन्स को रिपेल कर रही होती हैं। रिपल्शन की वजह से जो प्रोटीन्स नॉर्मली यूरिन के अंदर पास आउट होना तो वो पास आउट नहीं होती। लेकिन जब ग्लाइकोप्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाती है या प्रोटीन्स का लेवल इतना ज़्यादा बढ़ जाता है या पेशेंट्स डायबिटीज़ हो गई है
तो उस वजह से जो फिनिस्ट्री होती है, ये जो स्लिट प्रोसेस होता है वो इंक्रीज हो जाता है, ये इनलार्ज होना शुरू हो जाता है। जब जो फिनिस्ट्री है वो इनलार्ज हो जाती हैं, या परफोरेशंस हैं वो इनलार्ज हो जाती हैं। जैसे इनलार्ज होंगी तो फिल्ट्रेट जो नॉर्मली पास आउट होना होता है वो उसके साथ प्रोटीन भी पास आउट होना शुरू हो जाती है। उस वजह से माइक्रोआल्बुमिनुरिया होना शुरू हो जाता है, ये एल्ब्यूमिन का पास आउट होना शुरू हो जाता है। गॉट इट। इसके अलावा दोनों लेयर्स जिसके अंदर एपिथेलियल आती हैं, ये एंडोथेलियल लेयर्स आती हैं, वो पोर्स होती हैं, और जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है ये बेसिकली उनकी परमिबिलिटी को डिटरमाइन कर रही होती है। जो ग्लोमेरुलर कैपिलरी की परमिबिलिटी है उसको डिटरमाइन कर रही होती है। इसके अलावा बेसमेंट मेम्ब्रेन पोरस होती है डिपेंडिंग ऑन दी परमिबिलिटी ऑफ ग्लोमेरुलस। अब जो साइज ऑफ पोर्स ऑफ द बेसमेंट मेम्ब्रेन होते हैं वो नॉर्मली जो आरबीसीज होते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं, उनको पास आउट ही नहीं होने देती, इसलिए वो वापस रीअब्जॉर्ब हो जाती हैं। या जो ग्लाइकोप्रोटीन्स पड़ी होती हैं वो प्रोटीन्स को रिपेल कर रही होती हैं, और जो आरबीसीज हैं उनका साइज इतना बड़ा होता है कि वो पास आउट ही नहीं होती, इसलिए रीस्टोर कर ली जाती हैं, रीअब्जॉर्ब कर ली जाती हैं। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ग्लोमेरुलस है उसको मेसेंचियम कहा जाता है, MESANCIUM। अब ये जो एरिया होता है किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे जो कैपिलरी एंडोथेलियम होती है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, तो एक दूसरे को या कैपिलरी को कम्प्लीटली सराउंड नहीं करती, कवर अप नहीं किया होता। वहाँ पे बेसिकली ये मेसेंजियल सेल्स पड़े होते हैं जो कैपिलरी का टेफ्ट बना रहे होते हैं, और कोई भी अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें से पास आउट होने लगता है तो ये मेसेंजियल सेल उसको किल कर देते हैं। यू कैन से कि these mesangial cells are basically killers of microorganisms. Your fixed macrophages of kidney are known as mesangial cells. ओके इसके अलावा ट्यूबुलर कंपोनेंट्स की अगर हम बात करते हैं, ट्यूबुलर कंपोनेंट्स तो हाईली क्वाइल्ड सेगमेंट जिसको पीसीटी कहा जाता है, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स होते हैं जो कि बोमेन कैप्सूल से ड्रेन चीज़ें कर रहे होते हैं। उसके बाद डाउनवर्ड अगर आए तो लूप ऑफ हेनले प्रेजेंट होता है, और लूप ऑफ हेनले इज अ थिन लूप स्ट्रक्चर होती है। उसके बाद अगर आए तो डीसीटी पड़ा होता है, डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। और डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल बेसिकली क्या होता है कि डिस्टल कॉइल्ड पोर्शन होता है। तो उसके बाद कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स पड़ी होती हैं, और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स बनता कैसे है, जब सेवरल ट्यूब्यूल्स ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन करने के बाद वो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स बनाते हैं, और सारा फिल्ट्रेट उसके अंदर कलेक्ट हो रहा होता है। अगेन बता रहा हूँ कि पहला हमने कहा कि पीसीटी होता है, दूसरा हमने कहा कि लूप ऑफ हेनले होता है, तीसरा हमने डीसीटी कहा, एंड पे हमने सीटी या सीडी कहा है। अब पीसीटी के अंदर क्या होता है, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स के अंदर के ये बेसिकली हाईली क्वाइल्ड सेगमेंट होता है जो कि बोमेन कैप्सूल से सारा फ्लूइड ड्रेन कर रहा होता है, या फिल्ट्रेट ड्रेन कर रहा होता है। उसके बाद लूप ऑफ हेनले होता है, लूप ऑफ हेनले थिन लूप्ड स्ट्रक्चर होती है, थिक और थिन असेंडिंग लूप ऑफ हेनले होता है। उसके बाद डीसीटी आता है, डीसीटी डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स होते हैं जो कि डिस्टल कॉइल्ड पोर्शन होता है, और एंड पे आता है कलेक्टिंग डक्ट्स या कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स जिसे कहा जाता है। सीडी भी कहा जाता है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स, या कलेक्टिंग डक्ट भी कहा जाता है, सीडी भी कहा जाता है। And that join when the several tubules joins to collect the filtrate. अब जितना भी फिल्ट्रेट बन रहा होता है ना, उसने रीनल पेल्विस में इंटर होने से पहले इन सेगमेंट से पास आउट होना होता है। उसके बाद एट द एंड रीनल पेल्विस के अंदर जाता है, मेजर और माइनर कैलिसिस के अंदर जाता है, और एट द एंड यूरेटर का हिस्सा बनता है। यूरेटर का हिस्सा बनने के बाद ब्लेडर के अंदर ड्रेन होता है, और यूरेटर के अंदर हर सेकंड के बाद प्रोपल्शन हो रही होती है, मूवमेंट हो रही होती है, जो कि यूरिन जितना भी किडनी के अंदर बन रहा होता है दैट इज ड्रेन्ड फ्रॉम द कैलिसिस, ये मेजर और माइनर कैलिसिस, to renal pelvis, and renal pelvis open into the ureter, and ureter pulpate
A pulsation occurs in the ureter and that urine is drained into the bladder. अगर हम यूरिन फॉर्मेशन की बात करते हैं, यूरिन कैसे बनता है? बेसिकली फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड, जो कि अल्ट्रा फिल्ट्रेट ऑफ यूरिन होता है। पहली चीज़ हमने कहा था कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होती है, दूसरा ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन होती है, थर्ड वन पे ट्यूबुलर सेक्रेशन हो रही होती है। अब जीएफ क्या है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन क्या है? बेसिकली जब प्रोटीन फ्री प्लाज्मा ग्लोमेरुलर कैपिलरी से बोमेन कैप्सूल के अंदर आती हैं, तब मूवमेंट ऑफ फ्लूइड थ्रू द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज इज डिटरमाइंड बाय द सेम फैक्टर्स। इसके अंदर कैपिलरी फिल्ट्रेट प्रेशर होता है, कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, एंड थर्ड वन इज डिपेंडिंग ऑन कैपिलरी परमेबिलिटी that affects fluid movement through other capillaries in the body. और जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट होता है, having a chemical composition similar to plasma, इसलिए इसके अंदर कोई प्रोटीन नहीं होती और लार्ज मॉलिक्यूल जितने भी होते हैं that do not cross the glomerular wall। और हर मिनट में, मैंने आपको पहले भी बताया था GFR कि 120 से लेके 130 ml of filtrate is formed each minute, per minute। या you can say कि 125 ml per minute of the filtrate is formed per minute, that is called as GFR। और ये रेट can vary from few millimeter per minute to as high as 200 ml per minute तक जा सकता है। ये एवरेज अडल्ट का 125 ml पर मिनट के हिसाब से 180 लीटर पर डे बन रहा था। तो नॉर्मली जो यूरिन आउटपुट है पर डे की अगर हम बात करें, तो जीएफआर की बात करें तो 180 लीटर पर डे आपकी जीएफआर बनती है सिर्फ। और इसके ऊपर, इस जीएफआर के ऊपर यूरिन प्रोडक्शन कितनी होती है, जो 0.5 से लेके 1 ml पर केजी पर आवर के हिसाब से है। ये 30 to 60 या 30 to 50 ml पर आवर यूरिन प्रोड्यूस हो रहा होता है। इसमें हमने प्रेशर की बात की है, तो जो कैपिलरी फिल्ट्रेट प्रेशर होता है अप्रॉक्सीमेटली 60 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है, ग्लोमेरुलाई के अंदर होता है, that are 2 to 3 times higher than that of capillary bed in the body। इसके बाद ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन और सेक्रेशन होती है। इसमें जो बोमेन कैप्सूल के अंदर जितना भी फिल्ट्रेट आता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, वो ट्यूबुलर सेगमेंट्स ऑफ द नेफ्रॉन के अंदर मूव करता है, लाइक पीसीटी के अंदर जाएगा, देन लूप ऑफ हेनले के अंदर जाएगा, देन डीसीटी के अंदर जाएगा, और एट द एंड कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स के अंदर जा रहा होता है। ओके, अगर हम रीनल फेलियर की बात करते हैं ना, कि रीनल बेसिकली फेलियर कैसे होता है, उसमें ये होता है कि जब कार्डियक आउटपुट जो हमने नॉर्मली 22 से लेके 25 ml पर मिनट के हिसाब से रिक्वायर्ड होती है टू मेंटेन जीएफआर, अगर कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होएगी, जीएफआर मेंटेन नहीं होएगी। जीएफआर मेंटेन नहीं होगी, वेस्ट प्रोडक्ट्स एलिमिनेट नहीं होंगे। जब वेस्ट प्रोडक्ट्स एलिमिनेट नहीं होंगे, अल्टीमेटली क्या होगा कि वो ब्लड के अंदर अकमुलेट होना शुरू हो जाएंगे। उस कंडीशन को हम कहते हैं कि रीनल फेलियर हो सकती है। और अगर एक्यूट रीनल फेलियर है तो उसका मतलब है कि देयर विल बी अब्रप्ट सडन डिसफंक्शन ऑफ द किडनी। उसमें प्रॉब्लम कोई भी हो सकता है, इधर it might be a pre-renal failure, it might be a intra-acute renal failure, it might be a post-acute renal failure. These are certain causes, these are certain stages of the renal failure. If it might be a pre-renal failure, then definitely a problem in the volume, in the circulating volume. It might be a hypovolemia, it might be a hemorrhage, it might be burns. There are certain other conditions that lead to hypovolemia, and once there is a hypovolemia, meaning to say there will be a decrease in the cardiac output, there will be a decrease in the blood pressure, condition of hypotension. And once the condition of hypotension exists, definitely blood supply to the kidney that is required 20 say 25 ml per minute, that is reduced, and it will lead to pre-renal acute renal failure. And if we talk about the intrarenal, then definitely problem is in the kidney.
It might be a structure problem, it might be a functional problem. Both problems occurs at the same time. And once there might be damage in the kidney structures, yeah, functions are altered, ultimately what will happen? GFR is not maintained, and that will lead to intracranial failure. And if we talk about the post conditions, there will be a problem in the urine production, in the urine elimination, and that problem occurs at the same time. Like vitamin D synthesis to active form, final conversion of vitamin D into active form to maintain calcium output, या calcium balance. Red blood cell production will be altered because the erythropoietin is released from the kidney, and secretion of prostaglandins that are important in maintaining renal blood flow, and they have a vasodilatory effect. That's why the problem occurs. And once these problems will occur, ultimately what will happen? Acute renal failure. ओके, वी विल डिस्कस लेटर ऑन टुमारो इंशाल्लाह, और मैं आपसे ना वो क्विज शेयर कर दूंगा, क्विज के कितने मार्क्स हैं और करेक्ट आंसर क्या थे वो भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है।